तो हेलो दोस्तों, ये जो रस संप्रदाय के प्रमुख आचार्य है, यह भी विगत वर्षों में लगातार आने वाला क्वेश्चन है बच्चों। तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा आप, और अच्छे से लिखने के तरीके को भी नोट कीजिएगा, जिससे आपके अच्छे से अच्छे अंक आए। उस तरीके से लिखने का तरीका भी मैंने इसमें बताया है। प्रॉपर लाइन डायग्राम्स और प्रॉपर माइंड मैप्स के थ्रू बार बार रिवीजन कराया है, और ऐसे ही माइंड मैप्स और ऐसे ही लाइन डायग्राम्स आप बनाते हैं तो उससे क्या होगा, आपके भी अच्छे से अच्छे अंक आने की संभावना बढ़ जाएगी। और जब आपके मार्क्स आएंगे, आप मेरी तरीके से लिख के आएंगे, और जब इजाफा होगा तो मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरा लक्ष्य है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के फर्स्ट डिवीज़न आने का, ठीक है, लाने का। मेरे बच्चे जो मेरे चैनल से पढ़ते हैं उनके 75 और अबव आए, यही मेरा लक्ष्य है। चलो, प्रश्न, रस संप्रदाय के प्रमुख आचार्यों का परिचय देते हुए उनके योगदान को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो देखिए, उत्तर को जो लिखने का तरीका होता है, मोटा में मोटा एग्ज़ाम की स्मार्ट टिप है कि उत्तर में सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको एक तो भूमिका ज़रूर लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आप देंगे परिभाषा, फिर आचार्य का नाम, उसके बाद उन आचार्य जी का योगदान, और फिर निष्कर्ष, ठीक है। इस क्रम में लिखेंगे क्या? परिभाषा, आचार्य, योगदान और निष्कर्ष, ठीक है। इससे कम समय में उत्तर व्यवस्थित और प्रभावशाली बनेगा, और 75% और प्लस के लक्ष्य के लिए यह प्रस्तुति बहुत उपयोगी है। देखो, शुरुआत में एक एमसीक्यू ले लेते हैं हम लोग। रस संप्रदाय में रस सिद्धांत के मूल प्रतिपादक के रूप में किस आचार्य का नाम प्रमुखता से लिया जाता है? तो देखो, मैंने अभी अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि ये जो भरत जी हैं, इन भरत में से आपको क्या करना है? भ को हटा देना है। रत बचा तो र का त भी हटा देना है, स लगा देना है। ऐसे करके आप लोग याद कर लीजिए। भरत मुनि का है, यह है जो संप्रदाय में रस सिद्धांत के जो मूल प्रतिपादक है। कौन है रस सिद्धांत के मूल प्रतिपादक? तो हमारे भरत मुनि जी हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर लिखने की सबसे आसान ट्रिक है, क्या है आसान ट्रिक? भा म ज ध वी, यानी भा से भरत मुनि, अ से अभिनव गुप्त, ठीक है। उसके बाद भ से भट्टनायक, और म से मम्मट, ज से जगन्नाथ, ध से धनंजय, वी से विश्वनाथ, ठीक है। भा अ भ म ज ध वी, यानी भा अ भ म ज ध वी, ठीक है। क्या? भा अ भ म ज ध वी। तो भा से भरत मुनि, ठीक है। अ से अभिनव गुप्त, भ से भट्टनायक, म से मम्मट जी, ज से जगन्नाथ, ध से धनंजय और वी से विश्वनाथ। याद रखें, पहले आपको मूल सिद्धांत, फिर रस और उसकी व्याख्या को, और उसके आगे के आचार्यों का विकास, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। भूमिका, देखो, भारतीय काव्य शास्त्र में रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, ठीक है। रस को क्या कहा जाता है? काव्य की आत्मा और काव्य सौंदर्य का अत्यंत महत्वपूर्ण आधार माना गया है। कविता, नाटक या साहित्य को पढ़ते अथवा देखते समय सहृदय के मन में जो आनंदपूर्ण भावानुभूति उत्पन्न होती है, उसे रस कहा जाता है। रस जो संप्रदाय है ना मेरे बच्चों, रस संप्रदाय ने यह समझाने का प्रयास किया है कि साहित्य हमारे हृदय को क्यों प्रभावित करता है, और उसमें आनंद कैसे उत्पन्न होता है। तो रस सिद्धांत का जो व्यवस्थित प्रारंभ है ना मेरे बच्चों, वो कैसे हुआ है? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से माना जाता है इसको, ठीक है। किससे? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से इसको माना जाता है। इसके बाद अनेक आचार्यों ने रस की प्रकृति और निष्पत्ति और आस्वाद को अलग अलग दृष्टियों से क्या किया? स्पष्ट किया। अच्छा, लाइन डायग्राम अब हम देख लेते हैं, जो आपको बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको हर एग्ज़ाम में लाइन डायग्राम जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे। ये बनाना आपका बहुत ज़्यादा अनिवार्य है बच्चों, तभी आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन पाएंगे। तो देखिए, भरत मुनि है सबसे पहले, फिर भट्ट लोल्लट हैं, फिर शंकुक हैं, भट्टनायक हैं,
अभिनव गुप्त, मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ, ये आचार्यों का क्रम है। क्या है? देखिए, भरत मुनि, भट्टलोल्लट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त, मम्मट, विश्वनाथ और जगन्नाथ। ठीक है। तो नाट्य शास्त्र जो है इसमें रस निष्पत्ति की व्याख्याएं हैं, साधारणीकरण है, रसास्वाद है और काव्य में रस का व्यापक स्वरूप है। अब हम देखते हैं भरत मुनि रस सिद्धांत के आधार स्तंभ। देखो, भरत मुनि भारतीय नाट्यशास्त्र एवं काव्य शास्त्र के बहुत ही महान आचार्य हैं और उनका प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्यशास्त्र रस सिद्धांत का मूल आधार माना जाता है। बल्कि ये माना जाता है कि स्वयं ब्रह्मा जी ने जो नाट्यशास्त्र को जब पांचवें वेद के रूप में उसकी रचना की, तो उसको प्रदान भरत मुनि को स्वयं ब्रह्मा जी ने ही किया। तो ये देखो, भरत मुनि भारतीय नाट्य एवं काव्य शास्त्र के महान आचार्य हैं। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्यशास्त्र रस सिद्धांत का मूलाधार माना जाता है। उन्होंने रस का सूत्र दिया। देखो, ये मेरे बच्चों, आप लोगों को फिर से एक चीज़ और मिल गई है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लिखने के लिए। क्या? ये क्या? विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगाद्र निष्पत्ति है। ठीक है। क्या है? देखो, इसी से इसकी डेफिनेशन आपको सारी समझ में आ जाएगी। विभावा यानी विभाव, नुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद्र सनिष्पत्ति है। ठीक है। तो रस की निष्पत्ति में विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव की महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने बताई। उन्होंने स्थायी भाव को रस की आधार भूमि माना। नाटक के भावों के माध्यम से दर्शक तक रस की अनुभूति पहुंचाने की प्रक्रिया स्पष्ट की। परंपरा में भरत मुनि द्वारा 8 रसों का उल्लेख मिलता है। बाद की परंपरा में शांत रस को भी प्रमुखता मिली। देखो, भरत मुनि का प्राचीन ऋषि सदृश। अब देखो, भट्टलोल्लट उत्पत्तिवाद। भट्टलोल्लट का क्या है सिद्धांत? उत्पत्तिवाद। क्या है? उत्पत्तिवाद। क्या है? उत्पत्तिवाद। तो जो हमारे ये भट्टलोल्लट जी हैं, इन्होंने रस निष्पत्ति को उत्पत्ति के आधार पर समझाने का क्या किया? प्रयास किया। उनके अनुसार स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस रूप प्राप्त होता है। किस किस से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस रूप प्राप्त होता है। विभाव प्लस अनुभाव और प्लस संचारी भाव, तो इससे क्या होता है? रस रूप। ठीक है। तो जब ये सब जुड़ जाते हैं आपस में, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, तो स्थायी भाव की पुष्टि होती है, जिससे कि रस की उत्पत्ति होती है। तो सरल भाषा में लोल्लट के मत में रस को भाव की उत्पन्न अवस्था के रूप में समझने पर जोर मिलता है। ठीक है। अच्छा, शंकुक का है अनुमितिवाद। तो शंकुक ने रस को अनुमिति से जोड़ा। उनके अनुसार नाटक में अभिनेता के अभिनय को देखकर दर्शक पात्र के वास्तविक भाव का अनुमान लगाते हैं और उसी प्रक्रिया से रस का अनुभव करते हैं दर्शक लोग। तो देखो, ये लाइन डायग्राम में समझाया गया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इस तरीके के लाइन डायग्राम आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बना के आएंगे एग्ज़ाम में मेरे बच्चों, तभी आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएंगे। और जो मेरा टारगेट है 75% प्लस का, जो मेरा टारगेट है वो अचीव हो पाएगा। ठीक है। तो देखो, अभिनेता का अभिनय, दर्शक पात्र के भाव अभिनय से समझ जाता है दर्शक, फिर उसे अनुमान या अनुमिति होती है, जिससे उसे रस का अनुभव हो जाता है। अब भट्टनायक का है भुक्तिवाद। भट्टनायक ने रस सिद्धांत को एक नई दिशा दी। उन्होंने रसास्वाद को भुक्ति अर्थात आस्वादन से जोड़ा। उनके मत में काव्य या नाटक के भाव सामान्य व्यक्तिगत सीमाओं से ऊपर उठकर सहृदय के लिए आनंद का विषय बनते हैं। रस व्यक्तिगत सुख दुख तक सीमित नहीं है। साहित्य के भाव सामान्यकृत होकर सहृदय के अनुभव का हिस्सा बनते हैं। रस का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि क्या है? आनंद, हैप्पीनेस, ब्लिस का अनुभव कराना। काव्य नाटक भावों का सामान्यकरण, सहृदय का आस्वादन, यानी आनंद आ जाता है सहृदय को, उसको अनुभूति हो जाती है, और फिर रस भुक्ति यानी कि आनंद। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया। अब अभिनव गुप्त जी के अभिव्यक्तिवाद और रसास्वाद को देख लेते हैं हम। अभिनव गुप्त रस सिद्धांत के सबसे प्रभावशाली व्याख्याकारों में गिने जाते हैं।
उन्होंने भरत के रस सूत्र की गहन व्याख्या की और रस को सहृदय के आनंदपूर्ण आस्वादन से जोड़ा। ये तो इन्होंने भी जोड़ा था। इससे पहले क्या पढ़ा था हमने अभी? क्या कौन पढ़ा था हमने? भट्टनायक का भुक्तिवाद, ठीक है। रसास्वाद से उनका भी सहृदय का आस्वादन, उनका भी तात्पर्य था। ऐसे ही अभिनव गुप्त का भी है। उन्होंने अभिव्यक्ति और रसास्वाद की प्रक्रिया को विशेष महत्व दिया। साधारणीकरण के माध्यम से व्यक्तिगत भाव सामान्य अनुभव बन जाता है। दर्शक अपने व्यक्तिगत सुख दुख से ऊपर उठकर रस का आनंद लेता है। उनकी व्याख्या ने रस सिद्धांत को दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक गहराई दी। तो स्थायी भाव प्लस विभाव अनुभाव और संचारी भाव, उनका कर दिया साधारणीकरण, फिर अभिव्यक्ति कर दी, तो उस हृदय व्यक्ति को रसास्वाद आ गया। ये है इसका लाइन डायग्राम जो आपको बनाना ही बनाना है। मम्मट काव्य प्रकाश, मम्मट ने काव्य प्रकाश में, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ भारतीय काव्य शास्त्र की, कि मम्मट को आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं कि जैसे माँ के होने पर जीवन में प्रकाश रहता है, कुछ भी ना हो तब भी जब तक आपकी माँ है आपके जीवन में प्रकाश रहता है। तो मम्मट ने काव्य प्रकाश में काव्य के विभिन्न तत्वों का समन्वित विवेचन किया। उन्होंने रस को काव्य के प्रमुख प्रयोजन यानी ऑब्जेक्टिव या कह सकते हैं उद्देश्य, मतलब क्या कारण है काव्य लिखने का कवि का। कभी कभी तो अब जैसे अपने आनंद के लिए कोई कवि लिखता है, कभी जो उसके श्रोता हैं उनके आनंद के लिए, कभी जैसे आचार्य रीति काव्य लिखे गए हैं, रीति ग्रंथ, तो वो स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए राजकुमार राजकुमारियों को थे। तो अलग अलग, कभी कभी राजा की प्रशस्ति में लिखे गए। तो प्रयोजन और सौंदर्य से जोड़ा इन्होंने, ठीक है। किसने? मम्मट जी ने। उनके ग्रंथ ने रस अलंकार रीति गुण आदि सिद्धांतों को व्यवस्थित ढंग से समझने में बड़ी सहायता दी। विश्वनाथ साहित्य दर्पण। विश्वनाथ, देखिए विश्वनाथ कौन है? हमारे भोलेनाथ। तो इन्होंने क्या कर दिया, पूरे समाज को, वो तो एक समझ लो पूरे ब्रह्मांड को दर्पण में देख लेते हैं, समझ लीजिए ऊपर बैठे बैठे। तो विश्वनाथ का ग्रंथ है साहित्य दर्पण। ऐसे ट्रिक की तरह मतलब कुछ ना कुछ करके मैंने अपने आप को जो है याद कराया है, वही मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि आपको याद कराना अब अनिवार्य है। कल ही आपका पेपर है, आज आपको खाना है, कल वहाँ पे जाके उगलना है। खाना मतलब क्या है? जो ज्ञान, जो नॉलेज मैं दे रही हूँ। विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में रस को अत्यंत महत्व दिया और प्रसिद्ध कथन किया, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। देखो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको लिखना, और इसको आप लोग जो है लिख करके ही आएंगे। क्या? वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ठीक है। इसको ज़रूर लिख के आना है, और जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे ही लिख के आना है, इन्वर्टेड कोमास में। अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है। इसे रस को काव्य की केंद्रीय सत्ता के रूप में प्रतिष्ठा मिली। अब हमारे जो जगन्नाथ जी हैं रस गंगाधर, ठीक है। तो पंडित राज जगन्नाथ ने रस गंगाधर में काव्य शास्त्रीय समस्याओं का सूक्ष्म विवेचन किया। उन्होंने रस और काव्य सौंदर्य का विचार करते हुए रस सिद्धांत की परंपरा को आगे बढ़ाया। प्रमुख जो आचार्यों का एक नज़र में माइंड मैप, ताकि आपको याद हो सके और आप भी इस तरीके से डायग्राम बनाएं तो जल्दी से आपको मार्क्स दे टीचर भी। तो देखो, रस संप्रदाय, भरत मुनि, भट्ट लोल्लट, शंकुक, ठीक है। भरत मुनि जी का कौन सा ग्रंथ है? देखो, रस सूत्र। भट्ट लोल्लट का उत्पत्तिवाद, शंकुक का अनुमितिवाद, ठीक है। अच्छा, और भट्टनायक जी का भुक्तिवाद, अभिनव गुप्त का अभिव्यक्ति रसास्वाद। देखो, अभिनव गुप्त और अभिव्यक्ति किस तरीके से मिलते जुलते हैं तो आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में मम्मट, विश्वनाथ और जगन्नाथ। दूसरा जो माइंड मैप है याद करने की सीढ़ी, देखो, भरत ने दिए सूत्र, लोलट ने दिए वो रस सूत्र था ना उनका ग्रंथ, लोल्लट ने दिया उत्पत्ति, शंकुक ने दिया अनुमान, भट्टनायक ने भुक्ति, अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्ति, विश्वनाथ ने रसात्मक काव्य, और मेरे बच्चों जगन्नाथ ने रस गंगाधर। चलो फिर से इसे 2-4 बार मैं आप लोगों के लिए रिपीट करती हूँ। आप अगर सुन भी रहे हैं मेरे बच्चे तो सुनते सुनते भी उनको याद हो जाए। देखो, भरत का रस सूत्र से सूत्र, लोल्लट ने दिया उत्पत्ति वाला, है ना, तो लोल्लट उत्पत्ति। शंकुक, शंका में हम क्या करते हैं? तरह तरह के अनुमान लगाते हैं, तो शंकुक का अनुमान। भट्ट नायक का, ये नायक है तो भुक्ति मुक्ति प्रदान करते हैं, भुक्ति। अभिनव गुप्त अभिव्यक्ति, अभी अभी है ना दोनों में।
विश्वनाथ रसात्मक काव्य, ठीक है। विश्वनाथ का रसात्मक काव्य, जगन्नाथ का रस गंगाधर। भगवान जगन्नाथ के चरणों में हमें क्या होता है, सभी रसों की गंगा मिल जाती है, तो जगन्नाथ रस गंगाधर। ऐसे करके कोई भी ट्रिक बना के आप लोग भी याद करेंगे, फिर 4-5 बार बोलकर पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगा। देखो, एग्जाम में लिखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु। देखो, रस संप्रदाय का मूल आधार भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। भरत मुनि ने क्या दिया, रस सूत्र। भट्ट लोल्लट ने क्या किया, उत्पत्तिवाद। शंकुक ने अनुमितिवाद और भट्टनायक ने भुक्तिवाद। और उसके बाद में हम देख लेते हैं कौन बच गए अब। अभिनवगुप्त अभिव्यक्ति और साधारीकरण की गहन व्याख्या। मम्मट काव्य प्रकाश में समन्वित विवेचन। विश्वनाथ रसात्मक काव्य की प्रतिष्ठा। जगन्नाथ रस गंगाधर में रस विचार का विकास। चलो इसका जल्दी से बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में इजी हो जाएगा। मैं भी कम्युनिटी पोस्ट में इसको आप लोगों के लिए शेयर कर दूंगी, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद में इसके बाद में अगला, ये भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे बच्चों। आप ले लोगे और मैं भी कम्युनिटी पोस्ट में आप लोगों के लिए शेयर कर दूंगी इसको, ठीक है। आगे चलो, तुलना तालिका एक नज़र में, इसका भी अच्छे से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ये देखो, भरत मुनि, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भरत मुनि, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि आपको रिवीजन करने में इजी हो जाए। भरत मुनि नाट्यशास्त्र मुख्य मत या ग्रंथ है। मुख्य योगदान रस सूत्र और रस की मूल आधार भूमि। भट्ट लोल्लट उत्पत्तिवाद, रस की उत्पत्ति पर बल। शंकुक अनुमितिवाद, अनुमान द्वारा रसबोध। भट्टनायक भुक्तिवाद, रस भोग का आस्वादन की व्याख्या। अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद, साधारणीकरण और रसास्वाद। मम्मट काव्य प्रकाश, काव्य तत्वों का समन्वय। विश्वनाथ साहित्य दर्पण, रसात्मक काव्य की प्रतिष्ठा। जगन्नाथ रस गंगाधर, रस एवं कौन सौंदर्य का सूक्ष्म विवेचन, ठीक है मेरे बच्चों। तो ये आपको जरूर बना के आनी है टेबल। इस प्रकार रस संप्रदाय भारतीय काव्य शास्त्र की बहुत ही महत्वपूर्ण परंपरा है। भरत मुनि ने इसकी आधारशिला रखी और बाद के आचार्यों ने रस की उत्पत्ति, अनुमिति, भुक्ति, अभिव्यक्ति तथा रसास्वाद की अलग अलग व्याख्याएं प्रस्तुत की। अभिनव गुप्त ने इसकी व्यापक और प्रभावशाली व्याख्या की। आगे मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ जैसे आचार्यों ने रस को काव्य सौंदर्य के केंद्र में प्रतिष्ठित किया। इसलिए रस सिद्धांत को भारतीय काव्य शास्त्र की आत्मा समझना उचित है। देखो, एग्जाम में राइटिंग का फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, परिचय, उसके बाद रस सूत्र, फिर 6 से 8 जो है आचार्यों के नाम, और फिर प्रत्येक का 2-3 लाइन में योगदान, फिर माइंड मैप, देन निष्कर्ष। ऐसे उत्तर की सामग्री भी पूरी रहती है और कम समय में प्रस्तुति भी प्रभावशाली रहती है। याद रखें, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और प्रेस द बेल आइकन। तो शिव विधि का अध्ययन ऐसे ही UOUBA थर्ड सेमेस्टर के परीक्षा उपयोगी लेक्चर और नोट्स के लिए इस चैनल को अवश्य ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर और करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर हिट करें। चलो, अब हम कर लेते हैं कुछ इसके MCQs भी। देखो, रस सिद्धांत का मूल आधार किस ग्रंथ में मिलता है, तो देखो, रस सिद्धांत या रस सूत्र की जब भी बात हो तो भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। रस सूत्र किस आचार्य से संबद्ध है, तो भरत मुनि जी से। अब देखो, उत्पत्तिवाद किससे संबद्ध है, तो भट्ट लोल्लट जी से, ठीक है। उत्पत्तिवाद भट्ट लोल्लट जी से। अनुमितिवाद किस आचार्य का मत है, अनुमिति ये समझ लीजिए अनुमान यानी शंकुक यानी शंका। भुक्तिवाद किससे संबद्ध है, तो भट्टनायक से भुक्तिवाद है। भ है ना दोनों में। अभिनव गुप्त ने किस पर विशेष बल दिया, रसास्वाद और साधारणीकरण पर। काव्य प्रकाश मम्मट। साहित्य दर्पण किसका ग्रंथ है, विश्वनाथ जी का। रस गंगाधर के रचयिता है पंडित जगन्नाथ। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किस आचार्य से संबद्ध है, विश्वनाथ। भरत मुनि का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, नाट्यशास्त्र। रस की निष्पत्ति में किसका संयोग माना गया है, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव का। शंकुक के मत में दर्शक क्या करता है, अभिनय का अनुमान लगाता है। भट्टनायक का प्रमुख संबंध किससे है, देखो भुक्ति से। तो इनके आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो और मैं आप लोगों के लिए शेयर भी कर दूंगी मेरे बच्चों।
अब अभिनव गुप्त किस सिद्धांत के व्याख्याकार हैं? तो देखो रस सिद्धांत के। ठीक है, रस संप्रदाय का मुख्य विषय क्या है? काव्य में आनंद की अनुभूति है। अब जो काव्य प्रकाश जहाँ भी आएगा वहाँ म से माँ, म से मम्मट जी आ जाएंगे बच्चों। ठीक है ना, म से माँ और म से मम्मट जी आ जाएंगे हमारे। अच्छा चलो हम आगे चलते हैं। और जहाँ भी रस सूत्र की बात आएगी तो वहाँ हमारे भरत मुनि जी आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो साहित्य दर्पण किसका ग्रंथ है? तो बताया था भगवान विश्वनाथ बैठे बैठे दर्पण में पूरे संसार को देखते रहते हैं, तो साहित्य दर्पण विश्वनाथ जी का। रस गंगाधर के रचयिता कौन है? तो पंडित जगन्नाथ। ठीक है, रस गंगाधर यानी कि जब हम जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाते हैं तो हमें रसों की गंगा मिल जाती है, तो रस गंगाधर पंडित जगन्नाथ। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किस आचार्य से संबद्ध है? तो देखो ये किससे है? हमारे विश्वनाथ जी से। भरत मुनि का प्रमुख ग्रंथ नाट्यशास्त्र। रस की निष्पत्ति में किसका संयोग माना गया है? देखो विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव का। शंकुक के मत में दर्शक क्या करता है? अभिनय का अनुमान करता है। भट्टनायक का प्रमुख संबंध किससे है? भुक्ति से। अभिनव गुप्त का कौन सा सिद्धांत है? किसके व्याख्याकार है? रस सिद्धांत। रस संप्रदाय का मुख्य विषय काव्य में आनंद। ठीक है, काव्य प्रकाश मम्मट तो शायद याद हो गया होगा। विश्वनाथ साहित्य दर्पण। रसास्वाद का संबंध किससे है? देखो सहृदय के आनंद से। रस संप्रदाय को भारतीय काव्य शास्त्र में क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? तो देखो इसका आंसर है ए, यह काव्य के आनंद और प्रभाव को समझाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप लोग लाइक करें।